हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और जो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, अच्छा टॉपिक भी है और कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक भी है, ठीक है। तो हम इसको उस हिसाब से पढ़ेंगे, कितना हमको पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ें पता भी लग जाएंगी कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट भी याद करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ इसमें है। इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर की। तो हालांकि मैंने बेसिक आपको बता दी, इससे पहले हम क्लास में इसकी जो चीजें बताई गई हैं उसमें यही था कि 1757 में प्लासी के युद्ध, और प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के तहत बंगाल के साथ साथ पूरे भारत के बड़े बड़े क्षेत्रों में अंग्रेजों की अपनी जो कॉलोनियां थी वो स्टैब्लिश हो चुकी थी। एक प्रकार से इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। हालांकि ये आने वाले टाइम में खुलकर के सामने आ जाते हैं। शुरुआत में इन्होंने अपने आप को पीछे रखा और सामने किसको रखा, वहां के जो क्षेत्रीय नवाब थे उनको, या फिर क्षेत्रीय जो राजा थे यानी देसी रियासतें थी उनको फ्रंट पे रखा था। तो उसी के तहत अब हम क्या कहेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब चीजें जो अधिकांश मोस्टली घटनाएं हुई थी, जो जैसे प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, या फिर जो भी अधिकांशतः घटनाएं हुई थी वो बंगाल से ही रिलेटेड थी, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए यहाँ पे, यानी बंगाल के गवर्नर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव। आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव था कौन। एक्चुअली ये शुरुआत में ब्रिटिश सेना का सेनापति बन के भारत आया था। बाद में यह क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर अपॉइंट हो गया। अगर बंगाल के गवर्नर का इसका टाइम पीरियड देखें तो दो बार ऐसा हुआ था, 1757 से 1760 के बीच, और ये 1765 से 1767 के बीच दो बार अपॉइंट हुआ। और इसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, एक तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757, और दूसरा बंगाल में द्वैत शासन, ड्यूल सिस्टम लागू हुआ। इसका मतलब ये था कि एक जो दो बॉडी बनाई गई प्रशासन के लिए, प्रशासन या शासन प्रशासन का काम करने के लिए, देखने के लिए दो बॉडी बनाई गई। एक होता था राजस्व संग्रह, जिसको राजस्व राजस्व काम देखता था, और दूसरा प्रशासन का काम देखता था। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया कि भैया राजस्व का काम अपने पास रखा, और प्रशासन का काम यहाँ के नवाबों को या अपने अपने अंडर में रहने वाले नवाबों को या फिर शासकों को दे दिया। इसका रीजन ये था कि भैया प्रशासक अगर जो होंगे, देखिए प्रशासन अगर ये लोग करेंगे, यहाँ के लोग करेंगे, तो जिम्मेदार भी कौन होंगे, यही लोग होंगे। और अंग्रेज क्या हो जाएंगे, ये इनको ये सब छूटें मिल जाएंगी, ठीक है। उन पे कोई दबाव नहीं आएगा, चाहे वो पब्लिक का हो चाहे किसी का भी हो, दबाव नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को शुरुआत में पीछे रखा। इसी को कहते हैं द्वैत शासन, दो लोग शासन कर रहे हैं। कौन कौन, आपको मैंने बता दिया, ठीक। इसी के टाइम पीरियड में इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की संधि बेसिकली अगर देखा जाए तो हुआ था यहाँ पे मुगल, अवध के नवाब, मुगल और अंग्रेजों के बीच में ये सब चीजें हुई थी। मुगल अंग्रेजों के बीच, और मुगल हो गए, अंग्रेज हो गए, और अवध के नवाब के बीच में हुई थी। कौन सी संधि, आपकी इलाहाबाद की संधि, ठीक है। अगर मैं एक चीज और बताऊं, थोड़ा सा और डीप जाऊं, तो इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगा। जो इलाहाबाद की संधि थी उसको दो चरणों में हुई थी। प्रथम चरण की बात करूं तो फर्स्ट चरण में आपका हुआ था, ये फर्स्ट चरण 12 अगस्त 1765 को हुआ था। कब, 12 अगस्त 1765 को फर्स्ट चरण में हुआ था। और इसमें किसके इसके मध्य में, रॉबर्ट क्लायू प्लस, और दूसरा कौन था भैया, ये शाह आलम सेकंड था। शाह आलम सेकंड था। ये कौन था, ये मुगल सम्राट था। इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार किसको मिले थे, कंपनी को, ठीक है। कंपनी ने शाह आलम से बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का दीवानी मामला अपने पास रख लिया था। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व से संबंधित जो भी चीजें थी वो सब इन्होंने अपने पास रख लिया था, ठीक है। और दूसरी जो संधि हुई थी, सेकंड अगर मैं संधि की बात करूं, किसकी, इलाहाबाद की जो सेकंड संधि हुई थी वो हुई थी 12 के बाद 16 अगस्त, 4 दिन बाद हुआ था, 16 अगस्त 1765 को हुआ था। और ये जो संधि हुई थी ये बेसिकली हुई थी अवध के नवाब प्लस दूसरा कौन था, रॉबर्ट क्लाइव,
प्लस हाँ, अवध के नवाब जो कि शुजाउद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव दूसरा व्यक्ति था, इन दोनों के मध्य में हुई थी। इसके तहत क्या हुआ था, इलाहाबाद और कड़ा को, इलाहाबाद व कड़ा क्षेत्र को किसको देना पड़ा था, छोड़ने पड़े थे, किसको, नवाब को। नवाब को दो काम करना पड़ा था, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, किसको, कड़ा का क्षेत्र, इसको नवाब को छोड़ना पड़ा था। तो पहली संधि आपको पता होनी चाहिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम सेकंड और दूसरी संधि अ, अवध के नवाब के बीच में हुई थी। यानी ये दोनों संधियों के लिए अंग्रेज शाह आलम और ये अवध का नवाब कौन था, इसके अवध के नवाब के बीच में हुई थी सुजाउद्दौला, जो अवध का नवाब था उसके बीच में हुई थी सुजाउद्दौला। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सुजाउद्दौला अवध का नवाब है, याद रखिएगा। सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला आपका, सिराजुद्दौला कहाँ फेमस होगा, जब ये 1757 का प्लासी का युद्ध होगा। प्लासी के युद्ध को किसने लड़ा था, सुजाउद्दौला ने लड़ा था, सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने प्लासी के युद्ध में भूमिका निभाई थी, यानी इसको लड़ाई की थी, ये वाली कौन सी, प्लासी युद्ध में इसने लड़ाई लड़ी थी। ठीक हो गया, इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे तो ये नहीं कि आपके ऊपर जोर पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, चीजों को समझना चाहिए थोड़ा सा कि भैया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक नोटबुक लेके बैठा करिए, ठीक है, ये सारी चीजें हल्का हल्का नोट कर लिए, एक शॉर्ट नोट बन जाएगा और आपके एग्जाम से पहले रिवाइज करने में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसलिए आई होप आप लोग पेन लेके बैठे होंगे, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। मेरी क्लास में जब भी आप बैठिए, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे कोई भी क्लास हो, आप जब बैठिए एक पेन कॉपी, एक रफली पेज ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, बैठिए, उसके बाद चीजों को करिए, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते रहेंगे और आप लिखते रहिएगा। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या हुआ था, दूसरा भैया जो कौन था, ये भाई साहब थे हॉलवेल। हॉलवेल भैया कौन थे, ये टेम्परेरी गवर्नर बन के आए थे, परमानेंट गवर्नर नहीं थे, टेम्परेरी गवर्नर बन के आए थे हॉलवेल। और एक्चुअली इन्होंने क्या देखा था भैया, इसके टाइम में एक घटना हुई थी ब्लैक होल की त्रासदी, और ये काम हुआ था 1756 में। इसी की ब्लैक होल की त्रासदी के बाद क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, किसके बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तो ब्लैक होल त्रासदी क्या थी, सिंपल सा एक कथन मैं बताता हूँ। एक 18 फीट का कमरा था, जिसमें 18 फीट के कमरे में 146 लोगों को बंद पैक कर दिया गया, और बाद में क्या हुआ, जब अगले दिन कमरा खोला गया तो लगभग 123 लोगों की डेथ हो चुकी थी। बच्चे कौन थे, 23 लोग इसमें जिंदा बचे, बाकी सब मर चुके थे। ठीक है, इसी घटना का विवरण, ये ब्लैक होल त्रासदी की वर्णन किसने किया है, हॉलवेल ने अपने विवरण में इसका जिक्र किया है, ब्लैक होल त्रासदी का। हालांकि ऐसा कुछ घटना हुआ नहीं था, अगर इतिहास पढ़ते तो कहीं पे इसके बारे में उतना कुछ खास जिक्र नहीं, बस एक कहानी के तौर पे लिखा गया है। एक प्रकार से अंग्रेजों को जस्टिफाई करने का मौका मिला था कि हमने बंगाल को जीता क्यों। ठीक है, तो ये सब चीजें रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, अगले भाई साहब कौन है, बंगाल के गवर्नर कौन है, हेनरी बेनिस्टार्ट। कौन है, हेनरी बेनिस्टार्ट। इनके कार्यकाल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट था बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, ऐसा कौन सा बंगाल का गवर्नर था जिसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ। तो आपको पता होना चाहिए हेनरी बेनिस्टार्ट, ना कि हालवेल था और ना ही आपका रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, उसके बाद लॉर्ड बेरेलस्ट आ जाएगा। लॉर्ड बेरेलस्ट के टाइम पीरियड में क्या होगा कि बंगाल का द्वैत शासन चलता रहेगा, साथ ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के टाइम पीरियड में होगा। ठीक हो गया इतना। उसके बाद भाई साहब जॉन कटियार आ जाएंगे। जॉन कटियार के बारे में अगर मैं एक पॉइंट बताऊं कि जॉन कटियार सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके टाइम पीरियड में सबसे बड़ा बंगाल का क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था। आधुनिक भारत का सबसे भयंकर अकाल पड़ा था बंगाल में, कब, 1770 में। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ही कई लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, किसके टाइम पीरियड में, जॉन कटियार के टाइम पीरियड में। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था जॉन कटियार के टाइम पीरियड में। तो आपको अगर एक बार और यहाँ से अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो भैया रॉबर्ट क्लाइव को थोड़ी चीजें, द्वैत शासन किसने किया ये पता होना चाहिए, बस इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव कब हुई थी, पहले फर्स्ट सेकंड मैंने वो भी बता दी। हॉलवेल आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि हॉलवेल जो ब्लैक होल की घटना हॉलवेल के समय, तो बस इतना पता होना चाहिए। हेनरी बेनिस्टार्ट का मतलब है बक्सर का युद्ध, आपको ये भी पता होना चाहिए, हेनरी बेनिस्टार्ट। और आपको लॉर्ड बेरेलस्ट आपको मैंने बता दिया, इसको कुछ खास नहीं, इसको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। उसके बाद जॉन कटियार आ गया। जॉन कटियार के बारे में, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अकाल पड़ा जॉन कटियार, जो कि 1769 से 72 के ईस्वी तक क्या रहेगा, गवर्नर रहेगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नर आता है भैया, वॉरेन हेस्टिंग आता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर आएगा। इसने क्लाइव के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। अभी तक जो द्वैत शासन था, अब इन्होंने उसको भी समाप्त करके
प्रॉपर अपने अंडर में उसको ले लिया था। ठीक, 1772 से 1774, यानी अब सारे काम हम ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसी के तहत। अब क्या होगा, 1773 में जब रेगुलेटिंग आता है तो इसके तहत क्या होगा, अब मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के अधीन हो गए थे। बाकी सारी चीजें भी अब यहाँ पे बनेंगे, जिससे शासन प्रशासन के साथ साथ राजस्व संग्रहण का भी काम यही लोग करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने पॉलिटी में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो बंगाल का प्रथम क्या हो गया, गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, आपको पता होना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, 1774 से 1785 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। भाई साहब याद, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि गौर करने वाली है, गौर करने वाली बात ये है कि ये भारत का नहीं है, बंगाल का है। बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अभी भारत का हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, 1774 में इसमें क्या हुआ था, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। हमने ऑलरेडी पॉलिटी की क्लास में देखा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट भी 1784 में इसी के टाइम पे पारित हुआ था। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसके टाइम पीरियड में हुआ था। ये चीजें भैया आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्विट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय पारित हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है सर जॉन मैफरसन। इसके टाइम पीरियड को कुछ खास याद नहीं रखना है, क्योंकि कुछ खास था नहीं, तो याद ही क्यों रखना है इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड कार्नवालिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला लॉर्ड कार्नवालिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्थायी बंदोबस्त इसके टाइम पीरियड में चला था। डेट भी आपको याद रखनी है, 1786 से 1793 के बीच में स्थायी बंदोबस्त किया था। परमानेंट सेटलमेंट हुआ था। एक्चुअली इसका कहने का मतलब हुआ था कि भैया एक मतलब किसानों के साथ, जमींदारों के साथ एक इनके समझौता हो गया था कि भैया आप इतना हमको टैक्स दोगे, कर दोगे। और वो कर कहाँ से आएगा, जो जमींदार हैं वो क्या करेंगे, गांव से किसानों से वसूलेंगे। एक फिक्स हो गया था एक प्रकार का। ठीक है, और ये चीजें व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, स्थायी बंदोबस्त आपको उड़ीसा उड़ीसा बिहार और बंगाल में ये चीजें, बिहार और बंगाल में ये चीजें लगी थी। कहाँ पे, बंगाल में। ठीक हो गया, उड़ीसा, बंगाल और बिहार में ये चीजें हुई थी। ठीक हो गया इतना। और इसके तहत क्या होता था कि इस स्थायी बंदोबस्त के तहत 10/11 हिस्सा जो भी लगान मिलता था, 10/11 में से 10 हिस्सा कंपनी को देते थे, और 1/11 हिस्सा यानी 11 में से 1 हिस्सा जमींदार ये देते, अपने पास रखते थे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्थायी बंदोबस्त में जो जमीन के मालिक होते थे वो जमींदार होते थे। कौन होते थे, जमींदार जमीन के मालिक होते थे। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। और एक प्रकार से अगर एक समय में जो टाइम पीरियड होता, अगर उसमें ये लोग जमींदार लोग कर नहीं चुका पाते तो उनकी जमीनों को या उनकी जो जमींदारी थी किसी दूसरे को दे दिया जाता था। इसके साथ ही अस्थायी बंदोबस्त को ही इस्त मरारी व्यवस्था या फिर जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे, यानी जमींदारों का वर्चस्व था इसमें। ठीक, तो आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा का और पुलिस सेवा का, पुलिस व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस को। ठीक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। तो इतना कम से कम लॉर्ड कार्नवालिस के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक चीज और मैं बता दूं, अस्थायी बंदोबस्त के तहत काफी ज्यादा मात्रा में किसानों का शोषण हुआ था। ठीक, चलिए आगे बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, स्थायी बंदोबस्त को ना सूर्यास्त भी कानून कहते हैं। जो टाइम पीरियड फिक्स होता था, अगर वहां तक उस दिन तक सूर्यास्त तक अगर पैसा नहीं चुकाया गया जमींदारों द्वारा, तो वो जमीन ले ली जाती थी। ठीक है, किसी दूसरे को दे दी जाती थी। तो सूर्यास्त कानून भी इसी को कहते हैं। खत्म हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं सर जॉन सॉर के बारे में। किसके बारे में, सर जॉन सॉर के बारे में। ठीक ठीक हो गया। क्या था, 1793 से 98 के बीच में चार्टर एक्ट 1793 इसी के समय में आया था। इसने भारतीय राज्यों के मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, हम जो राजा है, यहाँ के जो
राजा हैं क्षेत्र के, इस क्षेत्र के, चाहे वो कहीं भी हो, उसके मतलब कुल मिला के कहने का मतलब कि भारतीय जो भी राज्य होंगे उसमें हम लोग इंटरवेंशन नहीं करेंगे। कौन नहीं करेगा? ये जॉन सॉर ने कहा था कि भैया हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जो लड़ना है, मरना है, कटना है, जो करना है करो, हम नहीं, हम हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं। तो अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? बस आपको ये बताना थी, जॉन सॉर ने। किसको? किसने? जॉन सॉर ने। अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? बस इतना ही पता होना चाहिए, जॉन सॉर। ठीक, उसके बाद आते हैं भैया लॉर्ड वेलेस्ली। ये इंपॉर्टेंट है। 1798 से पहली बार 1805 तक रहेंगे। इनके टाइम पीरियड में सहायक संधि स्टार्ट हो गई थी। सहायक संधि का मतलब होता है कि भैया इन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ के जो शासक थे उनको बोला कि ठीक है, आप ना, हम आपकी सहायता करेंगे युद्ध लड़ने में, आपका अगर किसी भी से युद्ध होता है तो हम आपकी सहायता करेंगे, और हमारी सेना आप अपने पास रख लो, आप इनको खिलाओ पिलाओ, जब जरूरत होगी तो हम अपने पास बुला लेंगे, अदरवाइज आपके हिफाजत के लिए रहेंगे। तो सहायक संधि, ठीक। और ये इन्होंने सबके साथ लगभग किया कि नीति शुरू करने की सबसे पहले हैदराबाद ने चुना था। हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि किसने की? सबसे पहले सहायक संधि किसने करी? हैदराबाद ने। हैदराबाद ने, ठीक है। और इसी के क्या हुआ, इसी के तहत एक चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और 1799 में इसी में ही कौन मारा था? टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है। और जो खुद को, यानी टीपू जो खुद को बंगाल का शेर कहता था, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज था जहां पे जो कंपनी के कर्मचारी थे उनका क्या होता थी? उनकी ट्रेनिंग होती थी। ठीक हो गया? चलिए, उसके बाद अगला हम देखते हैं लॉर्ड, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? लॉर्ड कार्नवालिस। दोबारा से इसको अपॉइंट किया गया, लेकिन इसका क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। लॉर्ड कार्निस दोबारा से दूसरी बार भारत आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी बीमारी से मृत्यु हो गई, और इसका मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में। तो आपको कौन सा ऐसा शासक है जिसकी यहाँ पे बीमारी से मृत्यु हो गई और गाजीपुर में, यूपी में उसका मकबरा है? तो आपको पता नहीं चाहिए, लॉर्ड कार्निवालिस। ठीक हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे जो अगला है जॉर्ज वार्लो। जॉर्ज वार्लो, बस इसका एक चीज याद रखना, 1806 में बेल्लोर का प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह हुआ था, और पहला धार्मिक सैनिक विद्रोह था ये, ठीक है। बेल्लोर सिपाही विद्रोह, सर जॉर्ज वार्लो। बेल्लोर से वार्लो याद रखेंगे, बेल्लोर से वार्लो याद रखेंगे आप लोग। ठीक हो गया? अगला है लॉर्ड मिंटो प्रथम। भाई साहब मिंटो देखना, ये मिंटो प्रथम है जो 1807 से 1813 में आएंगे, 13 तक रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि 1809 में ही इनके और रणजीत सिंह के बीच, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के मध्य क्या हुआ था? अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। चार्टर एक्ट 1813 इसी के समय पारित होते हैं, जिसने भारत में ईसाई मिशनरियों को आने के लिए छूट दी थी। ठीक है, तो आपको पता है चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर किसके टाइम पे पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। अमृतसर के लॉर्ड मिंटो हुए थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? ठीक है। उसके बाद अगला है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड आप देखेंगे 1813 से 23 तक, लगभग 10 साल तक रहा। सबसे पहले यहाँ पे खास बात क्या है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। कब? 1816 में। किसके बीच में? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, उसके बीच, गोरखाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, गोरखा जो कि नेपाल से थे और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ था? सुगौली की संधि हुई थी। मराठा संघ को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। आपको पता है कि 1818 में जब फाइनली संधि हो जाती है मराठाओं के साथ, 1818 के बाद मराठा पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, यानी अब उनका जो भी साम्राज्य था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक, पेशवा का पद भी खत्म कर दिया, पिंडरियों का क्रूरता से दमन किया। थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई गई थी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई गई थी किसके द्वारा? थॉमस मुनरो द्वारा। थॉमस मुनरो कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास यानी चेन्नई, वर्तमान चेन्नई में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे थी? मद्रास में चलाई गई थी 1820 में। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड, क्या समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं अगर रैयतवाड़ी के बारे में बताऊं तो रैयतवाड़ी थोड़ा सा सुन लीजिए, दो चार पॉइंट क्या है। सबसे पहले कि भैया रैयतवाड़ी की व्यवस्था की शुरुआत अगर देखा जाए तो आपको एक नाम पता चल गया, कौन सा? थॉमस मुनरो। और दूसरा था आपका एलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में इसको चलाया गया था। इसका और क्षेत्र अगर मैं बात करूं तो मद्रास के बाद मुंबई में था, और कुछ क्षेत्रों में, असम वाले क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार था। यानी इसका व्यापक रूप से असम में, मुंबई में और साथ ही साथ चेन्नई में इस व्यवस्था को
लागू किया गया था। इसके तहत क्या होता था कि जमीनों के मालिक किसान स्वयं होते थे, जमीनों के मालिक किसान होते थे, किसान जमीनों के मालिक हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, लगभग 50% टैक्स जो लिया जाता, यानी उपज का 50% जो भी चीजें होती थी उसका आधा ले ही लोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, किसानों की प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसमें लागत भी आती थी, और 50% ये लोग ले लेते, यानी टैक्स की दर कितनी थी, 50%। इसी वजह से क्या हुआ, किसान अपनी जमीन को छोड़कर भागने लगे थे। हालांकि इसके साथ साथ में किसान ये कर सकते थे, अपनी जमीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, ठीक है। बहरहाल में किसानों को ही रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत उनको ही मालिक बनाया गया था, ठीक हो गया, यानी वो ही इकट्ठा करके रैयत देते थे, किसको, अंग्रेजों को, ठीक हो गया। तो इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भैया जॉन एडम्स की बात करेंगे। 7 महीनों के लिए कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहा, इसने भारतीय प्रेस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया, कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। उसके बाद एम्स हर्ड, एम्स हर्ड जब आएंगे, एम्स हर्ड आपका 1823 से 28 तक रहेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यांडबुक की संधि हुई थी कब, ठीक है, यांडबुक की संधि 1824 के आसपास हुई थी। यांडबुक की संधि जो कि आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत हुआ था, यांडबुक की संधि हुई थी, ठीक है, 1824 में। 1824 में ही एक और हुआ था, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था इसी के समय। तो ये कुछ खास पॉइंट नहीं, आपको सिर्फ आंग्ल बर्मा युद्ध याद रखना है लॉर्ड एम्सहर्ट के लिए, ठीक, और यांडबुक की संधि याद रखना है 1824 से 26 के मध्य में, किससे, आंग्ल बर्मा, अंग्रेजों और बर्मा के मध्य में ये युद्ध हुआ था। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला है भैया लॉर्ड विलियम बैटिंग। भैया ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1828 से 33 तक रहेगा। भैया इसने क्या किया, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया 1829 में, और कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में। उसके बाद क्या होता है, 33 के टाइम पीरियड में क्या होता है कि अब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किसको, तो वो कौन व्यक्ति होगा, अंतिम बंगाल का गवर्नर, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही रहेगा। यही आगे चल के क्या बनेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। क्या, अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल था यही, और अंतिम भी यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसी व्यक्ति को प्रमोट करके क्या बना देंगे कि भैया अब तुम क्या हो, बंगाल के गवर्नर जनरल हो, ठीक। इसने ये सब चीजें हो गई, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। मैकाले की सिफारिश पे इसी के टाइम पीरियड में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, यानी अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, किसके कहने पर, मैकाले की सिफारिश पर, इसी के टाइम पीरियड में ही हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भैया और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्ट विलियम कॉलेज का अंत कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि लॉर्ड बेलेजली के टाइम पीरियड में बनाया गया था, आपको पता है, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें क्या होता था, और उसकी जगह क्या बन गया, इन्होंने हेलीबरी इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज के भारतीय संविदा सेवा के कर्मचारियों को समाप्त कर दिया, और कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज को साहित्य व प्राच्य भाषा की शिक्षा केंद्र के रूप में बदल दिया, ठीक है। तो अब तक क्या होता है, यहाँ ट्रेनिंग होती थी, अब क्या होगा, यहाँ पे साहित्य व प्राच्य भाषा की शिक्षा के लिए इसको केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इतना आपको पता चल गया। तो विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में आपको सती प्रथा, ठगी प्रथा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज का अंत, ये सब चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सर चार्ल्स मेटकॉफ क्या है भैया, इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहता। अब इसका टाइम पीरियड आपको बहुत जरूरी है कि याद रखना है, क्या, 1835 से 36, एक साल रहेंगे, लेकिन भैया भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रेस पर लगे सभी कड़े प्रतिबंधों को हटा दिया था। उसके बाद आ जाएंगे भैया लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का भैया, ऑकलैंड के बारे में किससे जाना जाता है कि नहीं, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ऑकलैंड से, आपको याद रखना, आंग्ल अफगान युद्ध, दोनों सब से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया लॉर्ड ऑकलैंड के क्या है, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इसके बारे में, जो अंग्रेजों के लिए बेहद जरूरी था, बेहद जरूरी था इस क्षेत्र को जीतना, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाए और वो उनके लिए विनाशकारी बन गया। इसी ने शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा था, जो शुरुआत में जो जीटी रोड का ग्रांड ट्रंक रोड रखा था, किसने, इसी ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो सबसे पहले आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के टाइम पीरियड में 1838 से 42 में, और शेर शाह सूरी का मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड इसी ने रखा था। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हैं। यहाँ पे वही पॉइंट रखेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, आपको इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के टाइम पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया।
सिंध क्षेत्र का, ठीक है। सिंध मतलब ये जो गुजरात पाकिस्तान वाला इलाका है, इसको बोल रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 में किया गया। भारत में दास प्रथा, गुलामी प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया गया। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिंध का पूर्ण रूप से विलय ब्रिटिश साम्राज्य में, और साथ ही साथ भारत में दास प्रथा का अंत अगर करना किसने किया था, दास प्रथा का अंत एलन बरो, दास प्रथा का अंत एलन बरो, ठीक है। सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यही तो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हमने पढ़ लिया है ना, ठीक है। सती प्रथा का अंत ये भी पता हो गया। उसके बाद भाई साहब आप अगले आ जाएंगे, दास प्रथा हो गया, एलन बरो। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आएगा, हार्डिंग फर्स्ट आएंगे, 44 से 48 में रहेंगे। तो इनके टाइम पीरियड में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अब देखिए सिख युद्ध हुआ और लाहौर की संधि हुई। तो भैया हार्ड किया, बहुत हार्ड हो गए किसके खिलाफ, पंजाब के लिए, सिखों के लिए। तो भाई क्या हो गया, युद्ध हो गया, आंग्ल आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 में, और लाहौर की संधि हुई। क्या हुई, लाहौर की संधि हुई, लाहौर की संधि हो गई इन लोगों के बीच में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने बलि प्रथा, मानव बलि को रोक लगा दी। मानव बलि प्रथा जिसको खोंड जनजाति द्वारा किया, खोंड प्रथा भी कहते थे, खोंड, इस पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया, यानी मानव बलि अब नहीं दी जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड हार्डिंग ने बहुत हार्ड फैसला लेके क्या किया, सिखों के साथ युद्ध किया, और दूसरा मानव बलि को रोक दिया। कितना हार्ड फैसला लिया हुआ इन्होंने, ठीक। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला है लॉर्ड डलहौजी। भैया लॉर्ड डलहौजी 1848-56 के आसपास रहेंगे, और इनके इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे काम किए कि भैया इनके टाइम पीरियड के अंत में 1857 की क्रांति हो जाती है। ऐसा माहौल बना के गए थे ये कि क्रांति हो गई, ठीक है। तो क्या क्या माहौल बनाया भैया इन्होंने, देखो वेपगन का सिद्धांत, ठीक है, वेपगत का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की। इसके तहत सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी, 1853 में, और नागपुर को हड़प लिया गया। तो इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए झांसी, ये आपको पता है। वेपगन का सिद्धांत का मतलब होता है, इन्होंने एक ऐसी नीति लाई थी कि भैया जिसके क्या होते हैं, जिसके पुत्र नहीं होंगे वो दत्तक पुत्र को रख के आगे वंश को नहीं चलाएगा, ना ही राज करेगा, ठीक है। और इसके तहत धीरे धीरे करके सारे आसपास के क्षेत्र जो जहां जहां था उनको सबको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि एक आउटरम की एक रिपोर्ट आई थी, अवध पर कुशासन का, आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में उसको भी हड़प लिया। बताओ अवध को कैसे हड़पा, कुशासन का आरोप लगा करके, ठीक है। ये हड़प लिया उसको भी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि भारत की पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। इसी के समय में चली, ठीक है, पहली रेलवे लाइन, और साथ में रेल अगर पहली चली थी तो इसी के बीच टाइम पीरियड में चली, बॉम्बे से ठाणे के बीच में। इसी के साथ ही इसने टेलीग्राफ लाइन की स्टार्टिंग किया, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया 1854 में, और साथ ही साथ शिक्षा के लिए काम किया, वुड डिस्पैच, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसी के टाइम शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसी के टाइम पीरियड में लागू हुआ था। इसके साथ पीडब्ल्यू विभाग की स्थापना, यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसके टाइम पीरियड में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब काम किए, बहुत सारी चीजें हुई। अब राज्य हड़प ये जो नीति की थी, या और भी और कार्य थे इसके, जिसके खिलाफ क्या हुआ, लोग इकट्ठा होने लगे, और बाद में फाइनली 1857 की क्रांति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई साहब लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ही ऐसा होता है, और ये क्या हो जाएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अभी हमने पढ़ा था 1833 के एक्ट में कि भैया क्या था, विलियम बेंटिक भारत का, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब क्या हो गया, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अब गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल पद को भी खत्म करके एक नया पद लाया गया, क्या, वायसराय का। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बना ये। इसके समय में 1857 की क्रांति हुई, और 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को इसी ने ही पास कराया था, ठीक हो गया इतना। अब हम वायसराय के बारे में देखेंगे, जो कि वायसराय 1858 से 47 तक चलेगा, और फिर वायसराय को समाप्त होने के बाद क्या हो जाएगा, अगला आगे कौन बनेगा, वायसराय के बाद भैया वायसराय का पद खत्म होकर क्या राष्ट्रपति पद आ जाएगा, जो वर्तमान में अभी भी चल रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी का राज खत्म हो गया, यानी जब विद्रोह हो गया तो उसके बाद 1858 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम लाया गया, और भैया उसके तहत कंपनी जो अभी तक शासन कर रही थी वो खत्म कर दिया, और ब्रिटिश क्राउन अब क्या हो जाएगा, सीधा शासन शुरू किया गया, जिससे पद का नाम, जिसका पद क्या हो जाएगा, वायसराय पद अब रखा गया, ठीक। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में और अगर हम जाने, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। डलहौजी की हड़प नीति को अब क्या हो गया, आधिकारिक तौर पर
ठीक है, आधिकारिक तौर पर रोक समाप्त कर दिया गया और भारत में पहली बार आयकर इनकम टैक्स भी लगाया गया था। और साथ ही साथ पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी के टाइम पीरियड में आया था। तो आपको पता होना चाहिए पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में आया था। वैसे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में आया था। क्या हो गया? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, यानी मंत्रालय व्यवस्था की स्टार्ट की गई थी। क्लियर होता है? इतना हो गया क्लियर आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एल्गिन की बात करते हैं। लॉर्ड एल्गिन भाई साहब कौन है? लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 तक रहेंगे। इसने भारत में मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन, बहावी आंदोलन को कड़ाई से दमन किया। तो बहावी आंदोलन जो चल रहा था, तो किसने दमन किया? लॉर्ड एल्गिन ने। एल्गिन विरोध में हो गए किसके? बहावियों के। तो बहावी आंदोलन को दबाया उन्होंने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी? लॉर्ड एल्गिन की। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था गाजीपुर में किसकी मृत्यु हुई थी? लॉर्ड कार्नवालिस की। उनका मकबरा भी वहीं बना हुआ है। ठीक, उसके बाद अगला है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस भाई साहब क्या नहीं था? 1864 से 1869 के बीच में रहेंगे। सुनते जाइएगा और एक ग्रुप में बना लिखते जाइएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। दैट्स इनफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, भूटान के साथ हुआ युद्ध 1865 में। ठीक है, भूटान के साथ युद्ध हुआ जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में। लॉरेंस ने भूटान के साथ युद्ध किया 1865। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट हुई 1865 से। इसने अकाल से निपटने के लिए अकाल आयोग या हेमाइन कमीशन का भी गठन किया था। तो अकाल आयोग का गठन किसने किया था? सर जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट याद रखने, एक तो भूटान के साथ, दूसरा प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 में जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में शुरू की। उसके बाद लॉर्ड मेयो है। भैया लॉर्ड मेयो ना इंपॉर्टेंट इससे आता है कि इसने भारत की पहली जनगणना कराई थी। आंशिक जनगणना भले छोटे क्षेत्रों में कराई थी, लेकिन पहली बार इसने करवाई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसने किसने? लॉर्ड मेयो ने। भारत का इकलौता ऐसा वायसराय जिसकी अंडमान निकोबार जेल में एक अफगान कैदी जब ये निरीक्षण के लिए गया था, तो वहां पर चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी। कौन था? लॉर्ड मेयो। तो भैया आपको पता नहीं कि अफगान सैनिक कैदी ने इनको मार दिया, शेर अली ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी। किसकी? लॉर्ड मेयो की। तो 3 पॉइंट। आंशिक जनगणना 1872, जनगणना की शुरुआत यहीं से 1872 से हुई अजमेर में मेयो कॉलेज। और साथ ही साथ एक एकलौता वायसराय जिसकी हत्या कर दी गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, उसके बाद भाई साहब आ जाएंगे नॉर्थ ग्रुप। नॉर्थ ग्रुप क्या है? 1872 से 76 तक रहेंगे। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर डेट याद कर तो याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन क्या हुआ? नॉर्थ ग्रुप के टाइम पीरियड में होता। ग्रुप नॉर्थ ग्रुप के टाइम में हुआ था। बस इतना आपको याद रखना है। बिहार में भीषण अकाल पड़ा, ये बिहार वालों की बीपीएससी वगैरह उनके लिए इंपॉर्टेंट। हालांकि आपको सिर्फ इतना सूखा आंदोलन के लिए पता होना चाहिए। उसके बाद लॉर्ड लिटन आएगा भैया। देखो लॉर्ड लिटन आएगा, इसने बहुत सारे, एक तो वर्नाक्युलर ट्रैक्ट लाया और साथ में भारतीय संस्कृत अधिनियम आया इसके तहत। ठीक है, अब देख ये क्या था? प्रसिद्ध लेखक था जिसने ओवेन मेरेडिथ भी कहा जाता है। ओवेन मेरेडिथ, इसने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को दबाने के लिए, यानी जो इंडियन लैंग्वेज जो भी समाचार पत्र उनको दबाने के लिए क्रूड वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया। ठीक है, 1878 में। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया। क्यों? भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को रोकने के लिए जो इनके खिलाफ लिखते थे वो भी, और मतलब कुल मिला के भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को इसको दबाना था या उसको कमजोर करना था। इसी वजह से ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेके आया था 1878 में। इसके साथ साथ में भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था 1878 में ही पास किया गया। ठीक हो गया इसका। उसके इसने और क्या किया? सिविल सेवा में शामिल होने की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। 21 से कितना कर दी? 19 से। कितने? लॉर्ड लिटन ने बड़े खतरनाक काम किए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1878, जहां महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी। तो आपको 3-4 पॉइंट आपको मिल जाएगा। कर्नाटक पैसेज, भारतीय शस्त्र अधिनियम, सिविल सेवा के 21 से 19, और प्रथम दिल्ली दरबार। इतने पॉइंट, 4 पॉइंट आप साइड में लिख लीजिए, आपका नोट तैयार हो गया फॉर्मेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपन के टाइम पीरियड में देखेंगे 1880 से 84 के बीच में। तो भैया क्या किया रिपन ने? भारत का लोकप्रिय, अब इसने जो वर्नाकुलर टैक्स है इससे पहले वाले लेके आए थे, इसको खत्म कर दिया है। लेटन जो लेके आए थे ना, रिपन ने खत्म कर दिया। ठीक है, इसको रद्द कर दिया था। भारत में उदाहरण भारतीय समाचार पत्रिका या इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको उपाधि दी थी। क्या गया? भारत का उद्धारक कहा था। लेकिन के वर्नाकुलर एक्ट को रद्द कर दिया। भारत में नियमित रूप से हर 10 वर्ष में जनगणना होती है 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से। ठीक है, अब आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि रिपन के टाइम पीरियड में ही क्या हुआ था कि नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग किसने की थी? मेयो के टाइम पीरियड में। ठीक, मेयो के
टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, ये आपको पता है। उसके बाद इसे ही अस्थायी स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। और सिविल सेवा की आयु फिर से कितनी कर दी? 21 वर्ष कर दी गई थी। इल्बर्ट विवाद आया था, इल्बर्ट विवाद 1837 में इसी के समय से, जिसके कारण इसे समय से पहले इस्तीफा देना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन भी 1882 में इसने बनाया था। तो आपको दो चार पॉइंट आपको पक्का याद रखना चाहिए यहाँ से। पहला नियमित लड़ना, दूसरा स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक है, तीसरा बनना मुख्य प्रेषक को रद्द करने वाला, चौथा इल्बर्ट विवाद, इल्बर्ट विवाद, और पांचवा क्या हुआ था कि प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या था, हंटर कमीशन गठन इसने किया था। इल्बर्ट विवाद बिल यही था कि एक ऐसा बिल आने वाला था जिसमें भारतीय लोग भी यूरोपीय लोगों के मामलों को सुन सकते थे, बस इसीलिए बाद में विवाद हो गया था इसमें, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद आया था, हालांकि कुछ हुआ नहीं तो इसको इस्तीफा देना पड़ा था, यानी भारतीय कैंडिडेट भी विदेशी लोगों की चीजों को सुन सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए था ये। बस आगे बढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन। भैया डफरिन साहब क्या किया उन्होंने? इनके टाइम पीरियड में कांग्रेस कांग्रेस आई थी। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तृतीय आंग्ल बरमाई हुआ था, और बर्मा का पूर्ण रूप से भारत में विलय कर दिया गया था 1885। बस दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, आईएनसी की स्थापना और दूसरा आंग्ल बरमाई, थर्ड आंग्ल बरमाई, बस खत्म। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में बात करें। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में लैंसडाउन का जब भी नाम आता है तो अफगानिस्तान को जुड़ जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा निर्धारण बना था, डोरंड आयोग, ठीक है, डोरंड आयोग 1883 में गठन किया गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम यहाँ पे आया, ठीक है, दूसरा कारखाना अधिनियम 1800 जो कि 91 में आया था। दूसरा कारखाना अधिनियम किसी के टाइम पीरियड में आया था, लॉर्ड लैंसडाउन से, फैक्ट्री एक्ट 1891, ठीक है, और दूसरा डूरंड कमीशन। दो ही चीज आपको याद रखनी चाहिए, डूरंड कमीशन और फैक्ट्री एक्ट 1891, बस दो पॉइंट, ठीक। उसके बाद लॉर्ड एल्विन सेकंड की बात है। इसका प्रसिद्ध कथन है कि हमने तलवार के बल पर भारत को जीता है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा करेंगे। इसके समय पुणे में चापेकर भाइयों ने दो ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। 94 से 99 तक का एल्विन का टाइम कुछ भी याद नहीं रखना है। लॉर्ड कर्जन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगी। लॉर्ड कर्जन साहब क्या होता है? भारत के अलोकप्रिय राजा है। बंगाल का विभाजन के टाइम पीरियड में होता है। देश में स्वदेशी आंदोलन को भड़काया इन्होंने, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, ठीक है, और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के लिए कहते हैं विचार है। रेलवे बोर्ड का गठन किया था, विश्वविद्यालय आयोग बना था। ये सब चीजें इनके टाइम पीरियड में होती है, तो आपको याद रखना है। अलोकप्रिय वायसराय, बंगाल का विभाजन करता, स्वदेशी आंदोलन को भड़काने वाला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, साथ ही साथ भारतीय प्राचीन संरक्षण अधिनियम 1904 को पास करने में उन्होंने की थी। रेलवे बोर्ड का गठन के टाइम पीरियड में हुआ था। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद भाई साहब लॉर्ड टिटो आते हैं। लॉर्ड टिटो 1905 से 10 के टाइम पे रहते हैं, 1905 से 1910। मुस्लिम लीग के स्थापना के टाइम में कुछ आपको ये याद रखना है, मुस्लिम लीग के स्थापना 1906 में हुई, ठीक है। गार्जियन के टाइम में मुस्लिम लीग नहीं बना, याद रखिएगा, मिंटो के टाइम में बना था, ठीक है। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 हुआ। मौर्य नीति सुधार 1909 में आया, जिसके तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी, ठीक हो गया। उसके बाद भैया लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आया था जब, ठीक है, और आपको पता है कि ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यही मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल जो सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना हुई थी, उसी ने ही सांप्रदायिकता के बीज बो दिया था, जिससे पाकिस्तान बाद में उत्पन्न हुआ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग क्या था भैया? 1910 से 1916 के बीच रहा था, और ये दिल्ली दरबार एक टाइम पे हुआ था, द्वितीय सेकंड दिल्ली दरबार। इससे पहले हम एक और देख चुके हैं, दिल्ली दरबार सेकंड हुआ था, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम महाराज था, किंग जॉर्ज पंचम महाराज आया था, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ले आया गया था। 1912 में ऐसा किया गया था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गेटू की स्थापना 1916 में की गई थी, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए शिक्षित भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब दो दो दिन की लाइन चीजें फटाफट इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कल हम इस पे लास्ट इसका भी पहले तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। गांधी के शुरुआती आंदोलन चंपारण और अहमदाबाद और खेड़ा, चंपारण 1917 में, अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में हुए थे। रॉलेट एक्ट 1920 पास हुआ, और जलियांवाला हत्याकांड भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। बाद में क्या हुआ कि मॉन्टेगरी टेक्सट सुधार है और 1919 में लागू हुआ। गांधी जी ने असहयोग और खिलाफत आंदोलन इसके बाद शुरू किया था, ठीक।
इसका पता होना चाहिए। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग के अगर मैं बात करूं, एक लॉ था, एक यहूदी था। यहूदी कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, बात है इसके समय में 24 की घटना हुई थी, कब? 5 फरवरी 1922 को। जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, कारपोरेट ट्रेड 1925 में, इसी के समय में थी सिविल सेवा परीक्षा भारत और लंदन में एक साथ आयोजित हुई थी, जिसके लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। उसके बाद लॉर्ड इरविन आए 1926 से 31 में। अब क्या हो गया? साइमन कमीशन के टाइम में पीरियड में 1928 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, ठीक है। और स्वराज की मांग भी रखी गई थी। गांधी जी ने डांडी मार्च और संविधान अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। अंततः गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, और फाइनली गांधी जी इंग्लैंड जाने के लिए राजी हो गए थे, ठीक है। और हालांकि उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी होने से बचा नहीं पाए थे, और महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन भाई साहब 1931 से 36 तक रहेंगे। क्या था? द्वितीय 1931 और तृतीय 1932 गोलमेज सम्मेलन में रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके विरोध में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ठीक है। भारत सरकार ने 1935 की ईस्वी के समय में आया था, आपको पता होना चाहिए इतना। उसके बाद लॉर्ड ये है दो, एक दो और बच्चे उसको देखने से फटाफट। तो ये लॉर्ड लेनिथो की बात करें तो 1936 से 43 तक रहा। ब्रिटिश भारत में सबसे लंबा कार्यकाल इसी वायसराय का था। इसके समय में पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए। द्वितीय विश्व युद्ध इसमें टाइम चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 बनाया। पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग लाहौर प्रस्ताव 1940 रखी, और अगस्त प्रस्ताव 1940 और फिक्स मिशन 1942 में आए थे, ठीक है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट किया था, किसके बीच में? लाल नेहरू के साथ स्टार्ट किया था, ठीक है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में लॉर्ड नेहरू के समय में प्रारंभ किया था, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड बेबल साहब है 1943 से 1947 में। बेबल योजना आई, और शिमला सम्मेलन 1945 में। सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत है, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को, ठीक है। और 1946 के कारण, मतलब इसके कारण ही बाद में भारत में भारी सामाजिक दंगे हुए। ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने भारत को जून 1948 तक आजाद करने की भी घोषणा की थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन अब मार्च 1947 से 19 अगस्त 1947 तक रहेंगे, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने ही माउंटबेटन योजना 3 जून को प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था। इनके कार्यकाल में 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और देश स्वतंत्र हो गया था। तो इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं, आपको लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून को आई थी, ये आपको याद होनी चाहिए, और बाकी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1950 तक लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब वायसराय पद समाप्त हो गया, फिर सी राजगोपालाचारी जी 1948 से 1950 तक भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत पूर्ण गणतंत्र बना, तो यह पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। इतना ही आप लोग कर लीजिएगा। हालांकि लास्ट में मैंने खींचने की कोशिश की, ज्यादातर आपको इतना पढ़ना है दैट, और इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका इतने से ही काम हो जाएगा। एग्जाम में अगर गवर्नमेंट को क्वेश्चन आए तो इससे बात नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।